आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कॉनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी और फांसीदेवा विधानसभा सीट से भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा व कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों ने जमा किया नामांकन। सिलीगुड़ी सहित दार्जिलिंग जिले में 17 अप्रैल को 5वें चरण में मतदान होना है। इसके पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज वाम व कांग्रेस गठबंधन, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों ने आज रैली निकालकर महकुमा शाखा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र से खड़े गठबंधन उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी सीट से गठबंधन उम्मीदवार शंकर मालाकार और फांसीदेवा विधानसभा सीट से खड़े गठबंधन उम्मीदवार सुनील तिर्की ने अपना नामांकन दाखिल किया। सभी नेता अपने पार्टी समर्थकों के साथ जुलूस करते हुए महकुमा शाखा कार्यालय पहुंचे थे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस प्रकार से सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी केंद्र से खड़े बीजेपी उम्मीदवार आनंदमय बर्मन, फांसीदेवा से बीजेपी उम्मीदवार दुर्गा मुर्मू अपने समर्थकों के साथ रैली करते हुए महकुमा शाखा कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इसी तरह से सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से खड़े तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन नलिनी रंजन रॉय और फांसीदेवा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार छोटन किस्कू ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई थी और नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सहयोगिता चाहिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के पराजित कराई हमारे लक्ष्य। পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে একটা বিকল্প সরকার আমরা তৈরি করতে চাই, যার প্রধান লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আর শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে আমরা চাই শিলিগুড়ির উন্নয়নকে আমরা বিশেষভাবে প্রাধান্য দেব। না ওরা আসতে পারে, আটকে গেছে, একটু দেরি हमारे साथ हमने काम किया है, जनता को धोखा नहीं दिया है, प्रताड़ना नहीं किया है। हमारे काम जनता का आँख के सामने है, परफॉर्मेंस देख के ही जनता वोट देगी। और जनता को तो कोई धोखा नहीं दिया, दूसरा पार्टी जनता को धोखा दिया। बहुत से पार्टी हम लोग देख रहे हैं अभी सब उन्नयन के बात कहता है। इतना दिन क्यों, इतना दिन बाद क्यों? बीजेपी भी उन्नयन के बात कहता है, तृणमूल भी उन्नयन के बात कहता है, एक इंडिपेंडेंट वो भी उन्नयन के बात कहता है। कितना दिनों सिलीगुड़ी में नहीं था। सर आपके सामने चैलेंज कौन है, तृणमूल है या बीजेपी? कोई चैलेंज नहीं है। कालिंपोंग विधानसभा क्षेत्र से गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के उम्मीदवार डॉक्टर आरबी भूजेल ने दाखिल किया अपना नामांकन। एक पार्टी दो खेमा पहाड़ी राजनीति में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। इस बीच गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के द्वारा भी तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। आज गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के कालिंपोंग विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर आरबी भूजेल ने कालिंपोंग जिलापाल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। जिले में पार्टी समर्थकों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और काफी संख्या में पार्टी समर्थकों के द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बिमल गुरुंग खेमे के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। उम्मीदवार शांतिपूर्ण और निर्विघ्न होकर अपना नामांकन दाखिल कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस विभाग के द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई थी। इस बीच गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के नेताओं ने उनके उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताते हुए लोगों से भारी मतों से उन्हें जिताने का आह्वान किया। आज मैले विधानसभा चुनाव 2021 को लागि नामांकन पत्र भर्खर मात्रै बुझाउने काम गरेँ र अब भोलिदेखि हाम्रो पार्टीले जो कार्यक्रम तय गरेको छ आफ्नो विधानसभा क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा भोलिदेखि
मेरो क्याम्पेनिङको कार्यक्रम सुरु हुनेछ र हामी यो सम्पूर्ण कार्यक्रम हाम्रो पार्टीले जस्तो कार्यक्रम राखेको छ त्यो अनुसार हुनेछ। अनि विधानसभा चुनाव अथवा कुनै पनि चुनावमा जति पनि प्रार्थीहरू यस चुनावमा उम्मेदवारिता दिनेछन् उहाँहरूले चुनौती सबैले नै एकअर्कासँग चुनौती सम्झिएको नै हुन्छ। सानो ठुलो कोही हुँदैन। आफ्नो व्यक्तिको जो उम्मेदवार छ त्यसको आत्मविश्वास हुनुपर्छ। हरेक व्यक्तिले म ठिक काम गर्छु र मैले चुनाव जितेर एमएलए भएको खण्डमा म सही काम गर्न सक्छु भन्ने ध्येय राखेर त्यो एउटा आत्मविश्वास राखेर बढेको हुनुपर्छ। त्यस व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको चुनौती उसले सोचिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यस्तो कुनै व्यक्ति अथवा कुनै पार्टीको प्रार्थीसित अहिले त्यस्तो स्पष्ट कुनै पनि प्रकारको जनमत अथवा अन्य कुनै प्रकारको समर्थन नदेखिएकोले गर्दा म फलानुसित मेरो चुनौती छ भनेर भन्न सकिरहेको छैन। जति प्रार्थी मैदानमा छन् उहाँहरूलाई नै म चुनौती गर्नुपर्ने छ। म यति भन्दैछु, हाम्रो विधानसभा क्षेत्रमा जति पनि मतदाताहरू छन्, मतदाता दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा पार्टीको समर्थक, पार्टीकै क्याडरहरू र पार्टीको समर्थकहरू। एउटा साधारण मतदाता जो नन कमिटेड भोटर भन्छौँ हामी, जसको कुनै पार्टीसित एफिलिएसन हुँदैन। सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र से भाजपा के उम्मीदवार शंकर घोष लगा रहे हैं पूरी जोर। सुबह से ही शुरू कर दे रहे हैं चुनाव प्रचार। वाम मोर्चा से भाजपा में शामिल होने के बाद सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र से उम्मीदवार बनाए गए शंकर घोष अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। वह सुबह से ही चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं। आज सुबह भी वह चुनाव प्रचार के लिए निकले थे और लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। शुक्रवार सुबह वहां सिलीगुड़ी नगर निगम के 23 नंबर वार्ड स्थित सूर्यनगर मैदान में पहुंचे और वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत करने के बाद उन्हें अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। बता दें कि इस बार सिलीगुड़ी विधानसभा की लड़ाई काफी जोरदार हो गई है, क्योंकि शंकर घोष के गुरु कहे जाने वाले दिग्गज नेता और कई बार के विधायक रह चुके अशोक नारायण भट्टाचार्य को कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी ओर टीएमसी ने ओम प्रकाश मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यही कारण है कि इस बार की लड़ाई सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में काफी जोरदार हो गई है और शंकर घोष अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगातार लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कालिंपोंग में बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर चल रही सभी कयासों पर लगा पूर्णविराम। पार्टी द्वारा पत्रकार सम्मेलन कर दिया गया बयान। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया भी जोरों पर चल रही है। इस बीच उम्मीदवारों को लेकर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों दलों के समर्थक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन एवं उम्मीदवारों को बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने के मामले सामने आ रहे थे। इस बीच कालिंपोंग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार शुभ प्रधान को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने विरोध के सुर फूंक दिए थे और इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी कालिंपोंग जिले के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इन सभी मामलों और असंतुष्टि को मिटाकर पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार के साथ आगे बढ़कर उन्हें समर्थन कर चुनावी मैदान में जीत दर्ज कराते हुए उन्हें बंगाल और क्षेत्र के परिवर्तन के लिए विजयी बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस बात की जानकारी राजू राय ने दी है। आज यो पार्टी कार्यालयमा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाको तत्वावधानमा 7वटा मण्डल लिएर एउटा युवा मोर्चाको सभा बस्यो। त्यसमा सभापतिको पदभार हाम्रा सागर ज्यू जो स्टेटका एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ युवा मोर्चाका, उहाँको सभापतित्वमा राखियो। साथै दार्जिलिङ युवा मोर्चाका सभापति अभिषेक भाइ शर्माज्यू पनि आउनु भएको थियो। त्यसरी नै हाम्रा युवा मोर्चाका उपसभापतिहरू क्रमैले अर्पण राई साथै हाम्रो हेमन्त छेत्री भाइ पनि आउनु भएको थियो। साथै आजको सभा कुन प्रकारले गरियो भन्दाखेरि जुन प्रकारले हाम्रो शुभ प्रधानज्यूलाई यस 22 नम्बर समष्टि विधानसभाको निम्ति उहाँलाई क्यान्डिडेट चयन गरिएको छ, त्यसमा हामी युवा मोर्चाले कुन प्रकारले सघाउनु पर्ने हो
बुथ बुथ लेभलमा गएर कसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यस विषयमा चर्चा गरियो। अनि हामी सबै युवाहरूले उहाँहरूलाई कसरी सहायता गर्नुपर्ने, कसरी जिताउनु पर्ने भन्ने विषयमा लिएर आज हामीले बसेको सभा थियो र यो सभा एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। साथै जति पनि हाम्रा अन्य साथीहरू छ, हामी युवा भाइहरू छ, उहाँहरूलाई पनि यही मिडिया मार्फत तपाईँलाई आह्वान गर्दछु, तपाईँहरू पनि अझै पनि हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी परिवर्तनको लहरमा छौँ। हाम्रो युवाहरूले नयाँ सोचलाई लिएर अगाडि बढेको छ। जुन प्रकारको त्यो खेमाहरू हामी देख्छौँ आज खेमा भनेर चिन्हित भइरहेको छ, र त्यो खेमाहरू पनि आज हामी जितेर भोलिको दिनमा कहीँ न कहीँ स्टेटमा आएको सत्ताधारी रुलसँग हामी जान्छौँ कि मिल्छौँ कि भन्ने कुराहरू सायद उनीहरूकोमा मानसिकता होला। त्यसले गर्दाखेरि हामी आजै भन्छौँ हामी परिवर्तनको निम्ति आएका छौँ। सबैजना युवाहरू नयाँ विचार, एकदमै राम्रो विचार भएर लिएर आएको छ। त्यही कारणले कालेबुङवासीलाई साथै भारतीय जनता पार्टीको जति पनि युवाहरू छ उहाँहरूलाई यस मिडिया मार्फत तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि बृहत रूपमा र भारी पदमा हाम्रो यस क्षेत्रको उम्मेदवारलाई जिताउने हामी निवेदन गर्दछौँ। छापेमारी कर लौट रहा पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त 3 सिविक वॉलंटियर्स की मौत, 7 घायल। देर रात छापेमारी के बाद थाना लौटने के दौरान पुलिस वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 सिविक वॉलंटियर्स की मौत हो गई, जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जाता है कि कालियाचक थाने के सिविक वॉलंटियर्स समेत 10 पुलिसकर्मी कल रात पुलिस वैन में सवार होकर छापेमारी के लिए निकले थे। छापेमारी के बाद वापस लौटने के दौरान रात करीब 1 बजे एक पुलिस वैन जलालपुर डांगा इलाके में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में 3 सिविक वॉलंटियर्स की मौत हो गई। हादसे में घायल अन्य पुलिसकर्मियों व सिविक वॉलंटियर्स को इलाज के लिए मालदा के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक की हालत आशंकाजनक होने पर उसे कोलकाता रेफर कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक सिविक वॉलंटियर्स के नाम पंकज मंडल, ओबेदुल शेख और राजा शेख थे। वे कालियाचक इलाके के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 गाड़ियां गुरुवार देर रात थाने से निकली थी। 2 वाहन सही सलामत लौट आया, जबकि एक वाहन 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर से जा टकराई। उस वाहन में 2 महिला व चालक समेत कुल 10 लोग सवार थे। আমাদেরকে জানালো যে কল করলো থানা থেকে, আর 2টা সুবিক গেল, বললো যে কি তোমার দাদা এরকম এরকম ব্যাপার, রেড থেকে বাড়ি যাচ্ছিলো, দিয়ে ডাঙায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দিয়ে তিনি মারা গেছেন। তো আপনারা গার্জেনকে নিয়ে মালদা যান, ওখানে রাখা আছে, দেখাশোনা করবেন। তো আমরা আসলাম ভোরবেলা 4টার সময়, এসে দেখছি তো ওনাকে ফ্রিজে ভরা হয়েছে। আমাদেরকে তো দেখতে দেয়নি, তো গেটটা খুলবে তারপরে আমাদেরকে দেখাবে। মানে গাড়িতে বলে যাচ্ছিলো, ওরা 5-6 জন ছিল বলে গাড়ি মানে রোডে যেতে যেতে সাইডে চড়ে গিয়েছে, দিয়ে গাড়িটা পাল্টি হয়ে গেছে। 3 জনের তো আমরা শুনতে পেলাম যে 3 জন মানে মারা গেছে, আর 2-3 জন আহত আছে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Wallpapers done? अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं।
सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा सीटों के लिए शुरू हुई नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा केंद्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जो मैदान में खड़े हुए हैं अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिए है। रायगंज और इस्लामपुर विधानसभा केंद्र के लिए महकुमा शासक कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय खोला गया है। सभी उम्मीदवारों को यहीं पर नामांकन दाखिल करना है। आज प्रथम दिन SUCI के 6 उम्मीदवार सहित कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सभी उम्मीदवार शांतिपूर्ण और निर्विघ्न होकर अपना नामांकन दाखिल कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस विभाग के द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई थी। निर्वाचनी शुरू হয়ে গেল, নমিনেশন দেওয়া শুরু হলো। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা 4টে নমিনেশন এখানে ফাইল করলাম, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, করণদিঘি এবং কালিয়াগঞ্জ। এই চারটে জায়গাতে আমরা নমিনেশন ফাইল করলাম এবং আমরা ইলেকশনটাকে আমরা সাধারণত এটা একটা আন্দোলন হিসেবেই দেখি। এটা একটা আন্দোলন। ভোটে জিতে বারবার যে দলগুলো এসছে তারা কোনো মৌলিক সমস্যা সমাধান করতে পারেনি, সমাধান হয়ও না। মৌলিক সমস্যা সমাধান করতে গেলে গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাধান করতে হবে। আমরা এই আন্দোলনটাকেই শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচনে লড়ি এবং আজকে যে দলগুলো রয়েছে আজকে নির্বাচনী আসরে তারা জেনে তেনে প্রকারে তারা ক্ষমতায় আসতে চায়।
আমরা এই ক্ষমতার যে সংসদীয় রাজনীতি, এই সংসদীয় রাজনীতির বাইরে আমরা আছি। কারণ সংসদীয় রাজনীতির মধ্যে যে তথাকথিত বাম দল সিপিএম, আজকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এই সিপিএমও একটা আব্বাস উদ্দিনের মতো একটা সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে ঐক্য করেছে, যেটা আমি বামপন্থী একজন কর্মী হিসাবে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। बाइसन के हमले में 2 जख्मी। अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक के चेपानी इलाके में शुक्रवार सुबह बाइसन के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आज सुबह चेपानी गांव के पास बक्सा बाग परियोजना के चिपाड़ जंगल से एक बाइसन गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाने लगा। इसी दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले 75 वर्षीय रेणुबाला देवनाथ पर बाइसन ने हमला कर दिया। बाइसन ने उनके पेट में सिंग घुसाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद सतीश रॉय नामक एक अन्य ग्रामीण को भी बाइसन ने हमला कर दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। পশ্চিম জাপানি সকালেই বেরিয়েছিল বাইসনটা, সকালে বাইরে ছিল, তখন আমি ঘুম থেকে উঠে নেই, তখন 8টা বাজে টাইম হচ্ছিল। তখন ওখানে বাইসনে মেরে ফেলায় রাখছে, এখন কেউ ওখানে পাশে যেতেই সাহস পায় না। এমন জঙ্গলে ঢুকে আসছে, যে যদি কেউ কাছে যায় বাস বাইসন বাইরে আসে, সবাই আবার রিটার্ন সামনেই মানে আর কি কথা শুনে না বলে বাইসন দেখবে, এর জন্য সকালবেলা একদম আর্লি মর্নিংয়ে মানে আমি বিছনায় ছিলাম, তো আমার ঘরের পিছনে দেখি আওয়াজ হচ্ছে। আওয়াজ হওয়ার পরে ফট করে জানলাটা খুলে দেখি বিশাল বড় একটা আর কি গরু আর কি। তো দেখে আমি চিনছি যে এটা বাইসনই হবে। তো আমাদের বাড়ির পাশে এক ভদ্র মহিলা, বয়স্ক লোক, উনি সকালবেলা রাস্তায় বেরোচ্ছে মর্নিং ওয়াক করার জন্য। তো ওই ভদ্র মহিলাকে আমাদের পাশে একটা গর্ত আছে, ওই গর্তের মধ্যে ফেলায় দেখি বারে বারে ঘুতা মারতেছে। তো ঘুতা মারার পরে যখন চলে গেল, তখন আমি গেট খুলে এসে বাইরে বেরোয় দেখি উনি ওখানে পড়ে আছে। পরে সবাইকে ডাকাডাকি করে নিয়ে আসি। আসার পরে দেখি ওনার একদম পুরা মানে প্রচণ্ড ইনজুরিড হয়েছে বুড়িটা। তারপরে ওনাকে ধরাধরি করে যশোরডাঙ্গা হসপিটালে নিয়ে যাই। ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখি যে ওনার হাতে তো এখানে প্রচণ্ড ব্যথা পাইছে, প্লাস পিছনে দেখি এই তলপেটটা ফাইটে মোটামুটি নাড়টার ভুড়ি টুড়ি এগুলো বের হয়ে আছে। তারপরে ওনারা ওখান থেকে রেফার করলো। कन्हैयालाल अग्रवाल ने प्रशासक पद से दिया इस्तीफा। रायगढ़ से टीएमसी उम्मीदवार है अग्रवाल। टीएमसी नेता कन्हैयालाल अग्रवाल ने शुक्रवार को इस्लामपुर नगरपालिका के प्रशासक पद से इस्तीफा दे दिया। अग्रवाल ने कहा उन्होंने अपना त्यागपत्र उत्तर दिनाजपुर जिले के जिला शासक को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि वे रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार, इसलिए उन्होंने आज इस्लामपुर नगरपालिका के प्रशासक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कल उन्होंने HRBC के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था। कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि चुनाव में खड़ा होने पर सरकार द्वारा मनोनीत सभी पदों से इस्तीफा देना उचित है। हालांकि उन्होंने कहा कि विभिन्न नगरपालिकाओं के प्रशासक के इस्तीफा देने से नगरपालिका का काम प्रभावित होगा, इस और भी ध्यान देना चाहिए। পৌরসভার প্রশাসক যেহেতু সরকার নমিনেট করে বলে, যারা বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে তাদের তো রেজিগনেশন দিতেই হতো বা দেবেই। আর যে পৌরসভায় প্রশাসকরা নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না, সেই সম্বন্ধে যদি নির্বাচন কমিশন বলে থাকে যে তাদেরকে পদত্যাগ করতে হবে, তাহলে করবে। নির্বাচন কমিশন কার কোথায় চলছে সেটা বিতর্কের মধ্যে সেটা না যাওয়াই ভালো। এখন নির্বাচন কমিশনের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে, কেননা এর আগেও নির্বাচন হয়েছে, এরপরে হয়তো নির্বাচন হবে। কিন্তু যদি নির্বাচন কমিশন কিছু বিরল সিদ্ধান্ত নেয় যেটা বিগত দিনে হয়নি, তাহলে সেটা নিয়ে বিতর্ক হবে, কোনো অসুবিধা হবে না। পৌরসভারও কোনো কাজ যদি থাকে, যদি আমাকে বলেন, আমি যেই দায়িত্ব থাকবে তাকে বলে দেবো যে এই কাজটা কীভাবে করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি নতুন কোনো লোক থাকলে তার যদি গাইডের প্রয়োজন মনে করেন, উনি যিনি দায়িত্বে থাকবেন তাকে আমি গাইড করব। পৌরসভা পৌর এলাকার লোকের কোনো অসুবিধা হবে না। রংপুরের পক্ষে যে সিদ্ধান্তটা, এটা বিরল না বলাই ভালো। এই জন্য আমি যখন প্রার্থী হব তখন সরকারি যত পদ আছে সেটা নিয়ম আমার ছেড়ে দেওয়া। আমি HRBCর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম, সেটাও আমি ছেড়ে দিয়েছি। গতবার সেটা রিজাইন দিতে গেছিলাম। তো সরকারি যেগুলো পদ আছে, যেগুলো গভর্নমেন্ট যেগুলোকে নমিনেট করে, সেই পদগুলোকে ছেড়ে দেওয়ারই একটা এরা বিগত দিনেও এই সিদ্ধান্তটা আছে। আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে যারা পৌরসভায় যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা নির্বাচনী লড়ছেন না, সেখানে যদি এই সিদ্ধান্তটা হয় তাহলে একটু জনগণের কষ্ট হবে। পৌরসভা ভোটে আমরা জিতব, রায়গঞ্জে বিধানসভা নির্বাচন এটাও জিতব। আর আমি তো
বলেছি আমাদের নেত্রীকে যে আমাদের জেলায় 9টা বিধানসভা আসন আছে, 9টাতেই আমরা যাই। রায়গঞ্জে কেমন সাড়া পাচ্ছে? ভালো সাড়া পাচ্ছে। আসলে আমি তো জেলা সভাপতি হিসাবে অঞ্চল পর্যন্ত সাজিয়ে দিয়েছি। 9টা বিধানসভা এলাকারই অঞ্চল কমিটি পর্যন্ত আমি নিজে গিয়ে উপস্থিত থেকে অঞ্চল সম্মেলনগুলোতে উপস্থিত ছিলাম বলে সংগঠনটা একটা ভালো জায়গায় আছে। বিজেপির কাছে তো কোনো কর্মী কোনোদিনই ছিল না, ছিল শুধু আবেগ, সেই আবেগটা নেই। আর কংগ্রেসের কাছে কোনো কর্মী নেই, এই জন্য যে আমি নিজে 2016-তে কংগ্রেসের এমএলএ ছিলাম। এখানে আপনারা জানেন, যেহেতু আপনার ইসলামপুরে সব আপনার থাকি, ঠোকরাবাড়ি ব্রিজটা নির্বাচনের আগে আমার কাছে বললো যে আপনাকে এটা করে দিতেই হবে, তাহলে ভোটটা দেবো। আমি কমিটমেন্ট দিলাম যে এই ঠোকরাবাড়ি ব্রিজটা আমি করে দেবো। কিন্তু 2016 নির্বাচনে জিতে এক বছরে 2017-তে আমার যে অভিজ্ঞতা হলো যে ভাই আমার ক্ষমতা নেই, আমি এই ব্রিজটা করে দেবো। কারণ আমি আছি কংগ্রেসের এমএলএ বছরে পাবে 60 লাখ টাকা, আর ওই 60 লাখ টাকা 10 বছরে হবে 6 কোটি টাকা। তো সেটা সম্ভব ছিল না বলেই আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম। যারা আমাকে কংগ্রেসে আমার সঙ্গে ছিল তারা সবাই আমাকে সাজেশনটা দিয়েছিল যে আপনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করুন। তারপরে কিন্তু আমি ঠোকরাবাড়ি, মাটিগুন্ডা, দাড়িভিট ব্রিজ করতে পেরেছি। এখানে স্টেডিয়াম হয়েছে, ক্রিমেটোরিয়াম হয়েছে, রামমস্তুতে আমরা বড় রাস্তা করেছি, কয়েকটা রাস্তা করেছি। মোদ্দা কথা, কংগ্রেসে যদি থাকতাম তাহলে কিছু করতে পারতাম না। সেই কথাই রায়গঞ্জে যিনি এমএলএ আছেন, 10 বছর ধরে এমএলএ, কোনো কাজ করতে পারছেন না। আগামী দিনে তো উনি কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছেন, কী কাজ করবেন? सिलीगुड़ी शहर में फिर से लगी भीषण आग, 4 दुकानें जलकर हुई खाक। सिलीगुड़ी शहर के हैदरपाड़ा इलाके में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। इस आगलगी में 4 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी अनुसार आग आज तड़के करीब 3 बजे लगी। दमकल विभाग को खबर दिया गया और तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही भक्तिनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जब तक दमकल की टीम नहीं पहुंची थी तब तक स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। हालांकि अब तक आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन 4 दुकानें इस बीच जलकर खाक हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फूल और खाद्य की दुकानें आगजली में शामिल है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और विभाग की टीम इस मामले की जांच कर रही है। ভোরবেলা জানছি, এসে দেখি ওরাই নিবাইছে, পাশের দোকানে চপলা দাদা নিবাইছে, অসীমদা। আমরা এসে দেখি সব জ্বলে টলে শেষ। আমার দোকানও পুড়ে গেছে, 4-5টা দোকান থেকে পুড়ে গেছে। ক্যামেরা তো দেখা যাবে কি অপশন আছে। ফায়ার ব্রিগেড খবর দিয়েছিলেন দাদা? খবর দেওয়া আসে নাই। আর হচ্ছে ওই দাদাই ক্লাবের থেকে জল দিয়ে পাইপ দিয়ে দাদাই নিবাইছে। 4টা হ্যাঁ আসছিল, পুলিশ প্রশাসন আসছিল। কি জানাচ্ছে বলো তো দাদা? খবর পেলাম, অসীমদা বলে আছে দাদা, পাশের দোকানদার, ও এসে আমাকে ফোন করলো এই ব্যাপার, আগুন লাগছে। আমি এসে দেখি আগুন নিবানো হয়ে গেছে। অসীমদা ক্লাব থেকে পাইপ নিয়ে আসে, আগুন নিভাই দিছে। ক্লাব থেকে দেখলাম, ক্লাব থেকে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে 2টা পাশে। এখন পুলিশ প্রশাসনকে বলবো ক্যামেরা ফুটেজ দেখে এটা আইন ব্যবস্থা নিক। পুলিশ আসছিল, নাম টাম লিখে চলে গেছে। ফায়ার ব্রিগেড খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফোন করা হয়েছে, ওরা আসেনি। এটা 3:50-55 টাইম হবে। अब नाक के जरिए वैक्सीन देने की तैयारी। ऑक्सफोर्ड ने 30 वॉलंटियर्स पर शुरू किया परीक्षण। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल समेत दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में कोरोना वायरस खत्म करने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। दुनिया में अभी भी कई ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल मोड में है। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब नाक के जरिए वैक्सीन देने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए 30 वॉलंटियर्स पर परीक्षण चल रहा है। कोरोना वायरस के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नाक के जरिए ली जाने वाली एक विशेष वैक्सीन विकसित कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि शुरुआत में 18 से 40 साल की उम्र के 30 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का परीक्षण जारी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित कर रही है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने पिछले सितंबर में बताया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि वैक्सीन इनहेलर के रूप में या फिर नाक के स्प्रे के रूप में ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।